हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मिलकर फोड़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। अगर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है तो एक चीज जरूर जानना है कि लाइट क्या है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसकी वजह से हम अगल बगल की चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस। अब इसके बाद अगर मुझे जानना है कि लाइट क्या कंजिस्ट करता है तो इससे पहले 9th के कुछ डिफिनेशन जान लीजिए कि जिन वेव को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और जिनको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और भैया पता है जो सन से लाइट आती है अर्थ पे, वहां पर बीच में तो कोई मीडियम नहीं होता है, तो भैया लाइट को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंजिस्ट करता है। ठीक, अच्छा यहां पर देखिए लाइट के बारे में है। अब हम बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब मान लो ये इधर वेव जा रही है, जा भैया वेव, और ऐसे बना लो। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फड़फड़ाता है भाई साहब, ऐसे फड़फड़ाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ऐसे फड़फड़ाता है भाई साहब। ध्यान रखना आगे पीछे है। और अगर मैं वाइब्रेशन को बनाऊं थोड़ा कलर लेके भाई साहब, ये देखिए ये वाइब्रेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है भाई साहब, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं ग्रीन से। ये दिख रहा होगा आपको, एकदम परपेंडिकुलर दिख रहा होगा भैया दोनों, ये साफ साफ एकदम देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक है, ये इनसाइड है तो इसको डॉटेड बनाते हैं। भैया एरो देख लीजिएगा, एरो मान लीजिएगा अंदर है, अंदर क्या मानना मैं बता ही दे रहा हूं, ये देखो एरो है। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो देखो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे फड़फड़ा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फड़फड़ा रहा है भाई साहब। तो पढ़ा गया है 9th क्लास में कि जिन भी वेव का पार्टिकल का वाइब्रेशन या मोशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब जिधर वेव जा रही है भैया इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो याद रखिएगा कि लाइट आपका ट्रांसवर्स इन नेचर भी होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। और एक बात और जान लीजिएगा, इसकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, एक बात और जान लीजिए कि लाइट के पास स्पीड होता है, लाइट के पास स्पीड होता है, वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। वाह, फ्रीक्वेंसी होता है। यह डिपेंड करता है मीडियम पर। अगर मीडियम बदल गया भैया स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगा, और अगर यह सोर्स बदल गया तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। कई बच्चों के दिमाग में नहीं आता भाई साहब ये सोर्स है क्या। सोर्स भैया ट्यूबलाइट, बल्ब, हीटर, जहां से लाइट निकल सकता है वो सोर्स है। ये बदल गया तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। अब मैं बता दे रहा हूं आप लोग को कि यहां पर कहीं सोर्स के बारे में चर्चा ही नहीं करता, बदलना है इसलिए हर जगह जानिएगा फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। बस हम इसकी बात करेंगे कि भैया मीडियम बदल रहा है तो स्पीड बदल जाएगा, और अगर मीडियम बदल रहा है तो वेवलेंथ भी बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, तो हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। जब भी भैया कोई लाइट किसी साइनी सरफेस पर इंसिडेंट होता है, भैया देखो अगर मैं कोई नॉर्मल सरफेस ले लूं तो भैया दोनों चीजें होंगी भाई, रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन भी होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा सरफेस ले लिया एकदम बिल्कुल साइनी सरफेस ले लिया भैया, एकदम साइनी सरफेस, ऐसा सरफेस की जैसे लाइट जाइबे ना करे इधर, है ना, तो याद रखिएगा जो ही मैं यहां पर साइनी सरफेस पे लाइट गिराऊंगा तो जहां पर भी लाइट गिरती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई साहब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो ही लाइट यहां पर गिरती है तो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ साइनी सरफेस इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जहां पर लाइट गिरेगा भैया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट गिर रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बात है, हट में, हाँ हट जाइए, इंसिडेंट रे। और भाई साहब ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, हो गया भाई साहब। और यहां पर ये हो गया
नॉर्मल। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सर मैं नॉर्मल तो यहां भी ड्रॉ कर सकता, यहां भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैं किस नॉर्मल की बात कर रहा हूं, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल। तो याद रखिएगा, मैं नॉर्मल नहीं बोलूंगा, नॉर्मल नहीं बोलूंगा। जैसे भैया बोलते हैं ना कि आप आदमी नहीं है भाई साहब, आप महान आदमी हैं, तो उस प्रकार से तुम नॉर्मल नहीं भैया, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक एंगल मेजर करेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, वो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। भैया कुछ तिरछा नहीं बन गया, चले बच्चे समझ लेंगे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, उसको हम मेजर करते हैं नॉर्मल से। किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने देख भी लिया, ये इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये होता है नॉर्मल। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसे समझाने के लिए एक चीज समझ जाइए। पहली बात देखिए, अगर मैं एक प्लेन बना लूं तो इसी प्लेन पर आपका इंसिडेंट रे भी है, इसी पर आपका रिफ्लेक्टेड रे भी है, इसी पर आपका नॉर्मल भी है, मतलब तीनों एक प्लेन पर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ध्यान रखिए, ये वाला प्लेन है भैया। कुछ लोग कहते हैं ये वाला प्लेन है, तो ध्यान रखिए गलत जवाब है। ये वो प्लेन है, इस प्लेन पर ये तीनों लाई करते हैं। ये हो गया, देखिए हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला लॉ यही था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो दूसरा लॉ था मेरे भाई साहब, दूसरा लॉ था वो ये था कि जितना आई होगा उतना ही आर। सर आई 10 हुआ तो आर 10, आई 20 हुआ तो आर 20, आई 30 हुआ तो आर 30, यानी जितना आई होगा उतना ही क्या होगा? आर। तो देखिए हम लोग दोनों लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर ये रहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो ध्यान से, ये बोला इन्होंने एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, और जितना आई होता है मेरे दोस्त उतना ही क्या होता है? आर। ये दोनों लॉ है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये लगता आसान है भैया, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, इंसिडेंट अगर लाइट पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल है तो इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब इंसिडेंट पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए अब यहां पर बात आती है ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हम डिसाइड नहीं करते हैं, कौन डिसाइड करता है? इंसिडेंट रे। और इमेज हम डिसाइड नहीं करते हैं, कौन डिफाइन करता है? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ध्यान से, लाइट जहां से निकलेगी वही आकर मिरर पे गिरेगा। ये ऑब्जेक्ट था, लाइट यहां से निकली और मिरर पे गिरा, तो भैया वो इंसिडेंट रे कहां से निकल रहा है? ऑब्जेक्ट से निकल रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट से निकलेगा वही इंसिडेंट रे, तो वही डिसाइड करेगा। तो जो लाइट को एमिट करे, जो लाइट को क्या करेगा भैया? एमिट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैं कुछ चीजें समझाऊंगा यहां पर। देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और इससे ये भाई साहब लाइट निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है, और कुछ मान लीजिए कहीं से किसी ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे आ रही है। ओके, अब मैं बनाऊंगा इसका रिफ्लेक्टेड रे। भैया इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा? ये सर ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा, ये टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा। तो भैया देखिए, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं वो इमेज है। अगर वो खुद मिल गई तो हम बोलेंगे रियल इमेज, अगर उसको हमने मिलाया तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो सर देखिए, रिफ्लेक्टेड रे खुद मिल रही है तो ये बनेगा रियल इमेज, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। अब देखिए, ये रहा, मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट था, सॉरी ये इंसिडेंट था, ये टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे आगे मिल नहीं रही। जब आगे मिल नहीं रही मेरे भाई तो क्या होगा? आगे नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब होगा? कि मुझे पीछे मिलाना पड़ेगा। और जब मैं पीछे मिलाऊंगा तो ये दोनों यहां मिलने भाई साहब, और यही होगा इमेज, और इसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज, और इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। अच्छा, लोग समझते हैं स्क्रीन पर नहीं ले सकते, मतलब इसको देख नहीं सकते। भैया देख सकते हैं।
तुम्हारी जो इमेज मिरर में बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। प्लेन मिरर में देखते हो वर्चुअल इमेज होती है, लेकिन उसको आप देख पाते हो। क्यों देख पाते हो? है ना? अरे भाई हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक, तो यहां पर इमेज के बारे में बोला जाएगा कि वो इमेज जिसको मैं स्क्रीन पे ले सकता हूं उसको बोलते हैं रियल इमेज, जिसको मैं स्क्रीन पे नहीं ले सकता उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सर क्या हम वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं? सर हाँ, देख सकते हैं। तो चलिए भैया, मैं अब आप लोग को समझाने वाला हूं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो लो भैया, ये ले लीजिए, बना लीजिए, प्लेन मिरर है और यहां ले लिया मैंने सरफेस, इसी पर मुझे ऑब्जेक्ट को रखना है ना? ये रख लिया मैंने ऑब्जेक्ट, प्यारा सा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे निकलेगी भैया? एक निकलेगी ऐसे। क्या भाई तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो भाई साहब? एक निकलेगी ऐसे, ठीक है, और एक निकलेगी ऐसे। अब सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब, एकदम बिल्कुल जितना आई है ना उतना आर बनाना है मुझको, तभी एकदम एग्जैक्ट फिगर बनेगा इसका। तो मैं इसको लेता हूं, कौन सा कलर लूं? रेड लूं क्या? येलो लेता हूं। चलो मेरे ख्याल से देखते हैं। ये टकराया तो इस पे वापिस चला है ना। देखो एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, उससे पहले समझाता हूं मैं आपको। एक स्पेशल केस है यहां पर, ये देखिए एक साइनी सरफेस है, हमने कहा जितना आई होगा उतना ही आर होगा। ये ले लिया हमने नॉर्मल। अब इस पे हम लाइट इंसिडेंट कराने जा रहे हैं भैया ब्लू कलर से, ये लेते हैं रेड कलर से। लाइट इंसिडेंट कराए तो सर ये क्या हो गया? आई इक्वल्स टू 0। तो सर आई 0 हो गया, तो सर आर की संख्या होगा, तो थोड़ा हल्का कलर लेते हैं, ये आर की संख्या होगा सर उसी पे भैया। आई 0 तो आर भी 0, तो आर भी तो ऐसे ही 0 होगा भैया। नॉर्मल सटा गिराओगे तो आई 0 हो गया, तो भैया वापिस भी तो जा रहा है उसी भैया। आई 0 तो आर 0, तो आर कैसे 0 होगा? उसी से सट के जाएगा। लेकिन अगर मिरर के हिसाब से देखा जाए तो ये 90 बना रहा है मिरर से, ठीक है। अगर 90 बना रहा है तो जब भी कोई रे किसी सरफेस पर नॉर्मली गिरती है तो उसी रास्ते से वापस चली आती है। When ray falls normally, it will retrace its path। अब मैं बोलूंगा जिस जिस रास्ते आया होगा ना उस रास्ते वापस चला जाएगा, ठीक है। और भी बातें कर लेते हैं। जब मैंने थोड़ा सा यहां पर मैं पीछे आया हूं तो और भी बातें कर लेते हैं अच्छे से। सर ये देखिए आपका साइनी सरफेस हो गया भैया, साइनी सरफेस बना लो वरना गुस्सा हो जाएगा। लो भैया ये हो गया साइनी सरफेस। और सीबीएसई ध्यान रखिए बोलता है कि अगर आप एरो नहीं ड्रॉ कर रहे तो आधा नंबर काट लो। बोलते हैं कि इफ एरो इज नॉट ड्रॉन डिडक्ट हाफ मार्क्स। तो भैया ध्यान रखिएगा कि जहां पर एरो की जरूरत होगी वहां पर एरो ड्रॉ करेंगे, जहां पर फिगर की जरूरत होगी वहां फिगर ड्रॉ करेंगे। यहां पर ये लाइट इंसिडेंट हो गई और यहां पर हम ड्रॉ करने वाले मेरे भाई साहब क्या ड्रॉ करने वाले हैं? तो ये रहा आपका नॉर्मल और ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा भैया देखो देखो इसी को ये बोलते हैं एक्चुअल पाथ। इसी एक्चुअल पाथ पे भाई साहब आ रहे थे, इसी एक्चुअल पाथ पे भाई साहब आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि इतना मुड़ गए, ऐसे नहीं ऐसे मुड़ गए भाई साहब। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अगर आई हो गया, अगर ये आर हो गया तो याद रखिए कहीं कहीं पर अगर थोड़ी बड़ी अगर तैयारी कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इन तीनों का सम होता 180, आई प्लस आर प्लस डेल्टा। तो सर देखिए, ओहो सॉरी, इन तीनों का सम होगा 180 के बराबर, ठीक है। देखिए डेल्टा प्लस आई प्लस आर बराबर होगा 180। सर जितना आर उतना ही आई, क्या बात है सर। डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस आई, ठीक है। अगर पीछे आए तो ये भी सीख लिया हमने। और एक चीज और, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, क्या बात है। और इसको लिखेंगे हम लोग 90 माइनस आई। गॉट इट? तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए मैंने क्या कहा, देखो लाइट इस पे नॉर्मली गिरा और इसी पे क्या चलाएगा वापस। ध्यान से देखिए, लाइट यहां पर गिरा और ये लाइट कहां चला जाएगा? वापस। देखो लाइट नॉर्मली गिर रहा है, इसी पर ये वापस चला जाएगा, ठीक। अच्छा इसमें क्या होने वाला है? तो इस पे ऐसे गिरा तो इस पे ऐसे वापस आएगा। अब देखो कैसे, मानो कि ये हो रहा है, ऐसे ले लूं। अब देखो जरा तो इतना बॉक्स बनना है भाई साहब, देख परफेक्ट बनना, परफेक्ट बनना भाई साहब। ये देखिए ये हुई ना बात, ये एकदम परफेक्ट बन गया भाई साहब। थोड़ा सा टिल्ट है बाकी सही है। अब देखो ये लड़ने के बाद ऐसे चलाया और ये लड़ने के बाद ऐसे चलाया। अब ये दोनों तो आगे मिलेंगे नहीं। हमने कहा कि इमेज कौन बनाएगा? तो रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनाएंगे। लेकिन दोनों तो मिल नहीं रही हैं, तो कहां मिलाएंगे? पीछे। क्या बात है, क्या मिलाएंगे इसको? पीछे।
तो जब हम पीछे मिलाएंगे इसको ऐसे और इसको भाई इसको ऐसे, ठीक है, तो यहीं पर इसका इमेज बनेगा। ये देखो इमेज बन गया और कितना अच्छा लग रहा भाई साहब, देखिए ध्यान से, इमेज बन रहा, देखो सही दिख रहा है, हाँ अरे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा भाई साहब। ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हाइट ऑफ इमेज। देखा गया कि जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी इमेज की हाइट है। क्लियर? नेक्स्ट बात कि सर जितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लिखा जाता है u से, इमेज के डिस्टेंस को लिखा जाता है v से। आगे चल के पढ़ेंगे कि यही इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो कट जाने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। मतलब सर, मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन अगर किसी भी मिरर का +1 है तो इससे आप क्या समझते हैं? तो हम समझते हैं भैया जितना ऑब्जेक्ट का इमेज होगा उतनी ही इमेज की हाइट होगी, जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी। चलिए तो भैया साफ साफ है, सेम डिस्टेंस बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। लेकिन इससे पढ़ने से पहले भी मैं एक चीज समझा रहा हूं, या कुछ समझाना क्या है, इसको जरा डिलीट कर दूं भैया, ऐसे इसको भी डिलीट ही कर देना, हम काम इस पे अपना चला लेंगे। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इधर x स्पीड से जा रही है, x मीटर पर सेकेंड से, तो साफ साफ इमेज भी पास आएगी। तो इमेज की स्पीड दो क्वांटिटी है, मतलब मैं बोलूंगा दो लोगों के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट अगर x मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इमेज की स्पीड मैं दो लोगों के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। पहला मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, दूसरा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तो मैं लिखने जा रहा हूं स्पीड ऑफ इमेज। भैया पहला किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड x मीटर पर सेकेंड ही होगा, और विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ऑब्जेक्ट लिखूं तो इसकी स्पीड, हटा दे भैया, ए हट जा, हाँ ऑब्जेक्ट की स्पीड आएगी 2x मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर x मीटर पर सेकेंड, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसकी स्पीड मिरर के हिसाब से कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके हिसाब से उसको देखेंगी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पर अलग अलग जगह से इसकी अलग अलग स्पीड पता चलेगी। मिरर के हिसाब से देखने पर उसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड दिखाई पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखने पर इमेज की स्पीड 2x मीटर पर सेकेंड दिखाई पड़े। चलिए अब हम लोग रेडी हैं और हम लोग पढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन। हम मिरर में अगर देखते हैं तो जो हमारे लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग इमेज में देखते हैं राइट साइड में, और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो इमेज में दिखाई पड़ता है लेफ्ट साइड में। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और इसी का जैसे हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस पे देखते हैं तो एम्बुलेंस पे खुद ही उल्टा लिखा होता है, ताकि जब मैं उसकी इमेज मिरर में देखूं तो वो सीधी दिखाई पड़े। इसी वजह से एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा होता है, क्योंकि अगर एम्बुलेंस, भाई सबको पता है एम्बुलेंस में मैक्सिमम केस में इमरजेंसी होती है, तो उसको रास्ता देना होता है, तो कैसे पता चलेगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है? या तो हॉर्न या तो उस पर लिखा होगा। तो लिखा हुआ अगर मैं सीधा लिखा होगा तो मैं उसको तो उल्टा पढ़ूंगा ना, तो इस वजह से उस पर खुद उल्टा लिखा होता है ताकि उसकी इमेज कितनी क्या दिखाई पड़े, सीधी दिखाई पड़े। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। और भैया सिंपल सी बात है, प्लेन मिरर का यूज हम लोग ड्रेसिंग में करते हैं, यहां पर जो है ज्वेलरी शॉप में करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है, ये रहा आपका साइनी सरफेस, और यहां से लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहां पर हम लोगों ने खींच लिया नॉर्मल।
तो इन्होंने ध्यान रखिएगा, इन्होंने बोला कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही ना, वो उन्होंने नॉर्मल से एंगल नहीं दिया, इन्होंने इससे एंगल दिया और वो दिया 35 डिग्री। अब पूछ रहे हैं आर की वैल्यू। तो अगर लाइट सरफेस से 35 पर गिर रही है तो आर चाहिए, तो आर के लिए आपको आई चाहिए, लेकिन आई कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, यहां से। सोचिए पूरा 90, ये 35, तो ये आने वाला है 90 माइनस 35, दैट इज 55, यानी आई 55 है तो आर भी आ जाएगा 55 डिग्री। क्या बात है, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। अब देखिए मैं लेता हूं एक स्फेयर, भैया 2D डायग्राम है, सर्कल मत समझ लेना। मैंने इसको यहां से काट दिया और काटने के बाद यहां पर मैंने पॉलिश कर दिया भाई साहब, और पॉलिश कर दिया और मैं यहां पर करा रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये ऐसे लाइट पड़ी और ऐसे चली आई, यहां पर हो रहा है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? एक ऐसे सरफेस से हो रहा है जो सरफेस इस हॉलो स्फीयर से बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर इन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होता है? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर। अब सबसे बड़ी बात कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना? अब बताओ कि मैं इसको हटा ही देता हूं, तू हट जा भैया, तू हट जा। अब जरा सोचो, इसी पार्ट से मिरर को लिया गया है, तो जो इसका सेंटर होगा, तो ये भी तो वही पार्ट ही तो इसका सेंटर होगा, इसको हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसका भी कुछ रेडियस होगा, तो ये भी वही होगा, ये रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो मिरर का जो भैया मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और एक लाइन ले जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास होगी किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लो भैया, यहां पर हम लोगों ने बातें कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर, ये भी आपका हो गया स्फेरिकल मिरर। आपको ध्यान से देखिए तो दिख रहा होगा ये डॉट 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 जिस स्फेयर का पार्ट है, ये भी डॉट 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 जिस स्फेयर का पार्ट है ना? तो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका है। देखो देखो ये पोल हो गया। एक लाइन खींचा हूं तो सॉरी, ये जो लाइन पास किया हूं इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसे पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस। कुछ नहीं करना भाई साहब, देखो अभी हम प्रिंसिपल फोकस पढ़ रहे हैं सिंपली, है ना। लेकिन प्रिंसिपल फोकस हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो छोटे कर्वेचर्स के लिए करते हैं, बड़े कर्वेचर्स के लिए ये सारे कंडीशन फॉलो नहीं होते भाई साहब। यहां पर हम लोग ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस और यहां से रे आ रही है पैरेलल। देखिए ध्यान से, ऐसे रे पैरेलल आ रही है, ओके। और ये पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर मिलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां पर मिलेंगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब पोल एंड फोकस के बीच का लेंथ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक बात जान लीजिए कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है वो होता है F इक्वल्स टू R/2, ओके। ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस है। अब क्या बात करते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे भी आपकी क्या आई? पैरेलल रेज आई भाई साहब, और रिफ्लेक्शन के बाद चली गई इधर। और अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे तो यहां पर हम मिलेगी, और लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद देखो लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्शन के बाद लग रहा होगा इसी पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इसको हम लोग भी बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर लाइट रियली मिल रही है, इसलिए इसका होता है रियल फोकस। और इसमें देखिए डॉट डॉट करके ला रहे हैं, इस यहां पर होगा वर्चुअल फोकस,
चलिए समझते जाइए, रिवाइज करते चलिए। मैं बता दिया एफ और आर बाई रूट टू में जो रिलेशन आर में रिलेशन होता है, फोकल लेंथ इज अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे पढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे कि जितने भी इधर वाली डिस्टेंस हो निगेटिव होती है, इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। देखो इसमें फोकल लेंथ भी इधर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर है, तो इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। और यहां पर देखिए ध्यान से, तो इसका फोकल लेंथ भी इधर ही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। याद रखिएगा बेटा इस बात को कि कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ भी क्या होता है आपका, कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी कॉनकेव मिरर की बात होगी तो सब चीजें भैया, इसका जो फेस है वो इधर है और सभी आर भी इसका निगेटिव और फोकल लेंथ भी निगेटिव। अगर मैंने बोलने में गलती की होगी तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है मेरे भाई साहब, तो इसका फेस इधर होता है और 10th क्लास तक तो भैया हम ऐसे मान ही सकते हैं कि इधर पॉजिटिव होगा और इधर ये भी पॉजिटिव, तो इधर वाला निगेटिव इधर वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अगर आर पॉजिटिव तो एफ पॉजिटिव, आर निगेटिव तो एफ निगेटिव, है ना। तो एफ इज अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने बता दिया रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो पहले एक खूब सुंदर सा डायग्राम बनाते भाई साहब, और इसी को कम से कम 4 जगह कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये पोल हो गया, ये ले लो इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा इसका फोकल लेंथ। अब इसी को कर लेते हैं कॉपी। यार कॉपी होगा कि नहीं, ओ भाई डबल हो गया भाई साहब। तो चलो इस पे बनाते हैं, इसे बनाते हैं भाई साहब, बनाएंगे तो जरूर। ये ऐसे हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसी को करते हैं 4 जगह, मेरे ख्याल से 1 2 3 और यहां पे हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाती है, क्लियर है। दूसरी बात, जब भी कोई लाइट ऐसे फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है भाई साहब, ठीक है। और अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता है, याद रखिएगा कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो मिरर पर नॉर्मली गिरती है, और जब भी ये नॉर्मली गिरेगी भाई साहब उसी पाथ पर वापिस चली जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद भी किससे जाने वाली भाई साहब, हाँ तो जाने वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और इसमें क्या होता है, ये देखिए लाइट ऐसे गई, अब देखो इसका नॉर्मल यही मान लिया जाएगा। देखो ये नॉर्मल, चूंकि देखो मैंने बताया जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा वो सरफेस से नॉर्मल होगा। देखो ये भी नॉर्मल हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये लाइन नॉर्मल हो गई भाई साहब। तो देखो ये ऐसे चली जाएगी भाई साहब, मतलब समझे आप, ये आपका हो गया आई और ये आपका हो जाएगा आर। चलिए अच्छा, इसमें भी आई और आर के बारे में बात करते हैं। सर जहां पर लाइट गिरी सर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और मैंने कहा कि नॉर्मल अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ले जाऊं तो वो नॉर्मल होता है सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर। तो देखिए भैया ए ऐसे, ये देखो ये हो गया, तो ये देखिए ये आपका है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आई। ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आर। सीबीएसई ने कई क्वेश्चन पूछे भाई से, कई क्वेश्चन पूछे हैं कि ऐसा बनाओ और आई और आर को दिखाओ। इसमें देखो इसमें भी हम लोग क्या बनाने वाले, नॉर्मल। तो भैया हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी जाएगा, वो मेरे ख्याल से मच्छर भाई बैठे हुए इतने देर से इसीलिए दिक्कत हो रही थी। चलो इसको कैसे बनाऊं, हाँ ये देखो परफेक्ट हो गया, से हो गया इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया आई। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आर। सो इसमें तो नॉर्मल भी इसी से जाएगा और इसका आई भी 0 है और आर भी 0 है, और यहां पर आई भी बना दिया और यहां पर मैंने क्या बना दिया आर, आई भी और आर भी। देखो हमने यहीं पर बनाया था कि रूल पहला है कि जब भी लाइट पैरेलल जाएगी किससे जाने वाला है, फोकस से, और बता दिया मैंने कि जब भी लाइट किससे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पे वापस चली आएगी।
और जब भी लाइट फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब भी लाइट फोकस से जाएगा तो बिकम्स पैरेलल। और ये जब भी इन्होंने बोला है कि रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन द पोल, भैया बता चुका मैं इसमें कि ऐसे गिरेगा तो ऐसे चलाएगा, ये चौथा रूल है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये रहा आपका, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पी, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल। बेटा कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, एक चीटिंग लाइन हमेशा याद रखना मेरे लिए, चीटिंग लाइन, और वो चीटिंग लाइन हमेशा पास करना किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर है? सेंटर ऑफ, ये सही बनना है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है ना। कैसे जरूरत पड़ती है सर, देखिए ध्यान से। मैं एक लाइट ले रहा हूं पैरेलल, ले लिया मैंने पैरेलल। अब दूसरी बात, अब क्या करें, तो लाइट पैरेलल होने के बाद किधर चली जाएगी सर, ये फोकस से जाएगी। अब सोचो कि अगर मैं इसको पैरेलल भेज के अगर रिफ्लेक्ट करने में फोकस भेजूंगा तो सर ये तो ऑब्जेक्ट ही इसको रोक लेगा, ऑब्जेक्ट यही खड़ा, तुम ऐसे भेज रहे हो तो ये तो ऑब्जेक्ट ही रोक लेगा, तो ये वाला रे डायग्राम सही नहीं है। तो इसलिए देखो मेरे पास दो डायग्राम, देखो इमेज बनाने के लिए देखो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती है, लेकिन मिनिमम रेज कितनी चाहिए ताकि इमेज बन सके, तो मिनिमम 2 रे चाहिए भाई साहब। तो याद रखिएगा कि एक रे का तो काम खराब हो गया, जो हम देखो हर जगह में एक लाइट पैरेलल भेजेंगे, यहां पर मेरा पैरेलल वाला काम खराब हो गया। तो मैं देखो एक भेज सकता हूं ऐसे, ऐसे भेज सकता हूं और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जाएगी, ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। लेकिन अब दूसरा रे मैं कहां से भेजूं, तो देखो मैं चालाकी करूंगा कि मैं लाइट ऐसे नॉर्मल पे गिराऊंगा ही, और नॉर्मल पे गिराऊंगा तो पक्का वो किससे चली जाएगी, अगर मैं नॉर्मल पे गिराऊंगा तो पक्का ये टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब जल्दी बता दो कि दोनों टकराने, 2 रे मिल गई कि नहीं मिल गई, एक लाइट ऐसे जाके इधर चली आई, एक लाइट ऐसे जाके ऐसे चली आई। अब देखो ये दोनों ही इमेज बनाएंगी लेकिन आगे मिल नहीं रही, तो कहां मिलेंगी, ओहो पीछे मिलेंगे भाई साहब। और जब पीछे मिलेंगी तो आप देखिएगा, अच्छे से बन जा भाई, ये इधर पीछे और ये इधर पीछे, क्या बात है, बन गया। और ये रहा, थोड़ा सा इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि इमेज बनाने में दिक्कत ना हो। ये लीजिए भैया, ये इमेज बन गया आपका बड़ा सा, ठीक है, इमेज बन गया। कितना बढ़िया बन रहा है भाई साहब, कितना बढ़िया बन रहा है। चलो अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो जो इमेज बनता है, पहली बार बता दे रहा हूं, ये बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल। चलिए बात नंबर 1, सर ये मिरर था, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। चले नेक्स्ट, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है वो आपका होता है इरेक्ट। तो देखो ऊपर बनना तो ये हो जाएगा इरेक्ट, ओके। और आगे चलकर पता चलेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट प्लस होती है, नीचे वाली हाइट माइनस होती है। हमने m पढ़ा है तो h2 अपॉन में h1, तो हमने देखा कि h2 भी ऊपर है, h1 भी ऊपर है, तो प्लस अपॉन में प्लस, यानी जो मैग्निफिकेशन आने वाला है वो पॉजिटिव होगा। यानी मैंने सुना ये इमेज वर्चुअल है और ये इमेज वर्चुअल है और पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं आगे चलकर पता चलेगा कि जब जब वर्चुअल होगा जब जब वर्चुअल होगा तो m हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग बना लेंगे यहां पर कि जब m आपका जो है वर्चुअल है, अगर इमेज आपकी वर्चुअल है तो m आपका होगा पॉजिटिव। और बात करते हैं, सर ये h2 है, ये h1 है। अगर मैं बात करूं तो देखा जाएगा कि h2 बड़ा है किससे, h1 से। h2 बड़ा है h1 से, तो यार बड़ा अपॉन में छोटा, इसका आंसर 1 से ज्यादा आएगा। ओहो वर्चुअल है तो m प्लस से आ रहा है और m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। क्या बात है भैया, तो इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए फिगर नंबर 2, ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या हो गया भाई, इसको P और F के बीच में, हाँ चलिए F पर रखा है। चीटिंग लाइन मत भूलिएगा भैया, चीटिंग लाइन हर जगह काम आएगी, ठीक ना। ये रहा इस तरह, अब इसको बनाने में समय लग जाएगा तो जल्दी करते हैं। ये होगा इस तरह,
ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी बोल देगा तो घबराइएगा नहीं, है ना। ये रहा ऑब्जेक्ट। फिर वही बात, मैंने कहा एक चीटिंग लाइन ड्रॉ कर लो बेटा, चीटिंग लाइन ड्रॉ कर लो, मजा आ जाएगा। जो जाना चाहिए आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओहो, चलिए कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छी बात। सर देखते हैं पैरेलल बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा हमसे। ध्यान से देखो, ये लाइट पैरेलल गई, अरे बन गया भाई साहब। अब दूसरा किससे भेज दो, दूसरा मन करे तो इसी पर भेज दो या इस पर ऐसे भेज दो, देखो मेरे लिए आसान हो जाएगा ये। देखो जब ऐसा होगा तो क्या होने वाला है कि जो भी लाइट पैरेलल है वो हो जाएगी फोकस से, है ना, वो हो जाएगी फोकस से, है ना, वो हो जाएगी। नहीं बनना भैया, चलो कोई बात नहीं, स्केल से बनाइएगा आप लोग। तो ऐसे, ठीक। और जब ये लड़ेगा भाई साहब, जब लड़ेगा तो उसी पे क्या चले आना है, इसको वापिस आ जाना है। और दोनों देखिए क्या हो गई आपकी, इनफाइनाइट हो गई, है ना। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि मैंने यहां पर P और F के बीच में इतना गैप ले लिया, और ये देखिए गैप आपका क्या हो गया, ज्यादा। तो इस ज्यादा होने की वजह से फिगर आपका गलत हो जाएगा। इस बात ध्यान रखिए, ये गैप इतना था, ये गैप इतना, देखो ये आपको दिख रहा है ना, इससे ज्यादा है। अगर यही रे अगर ऐसे बना होता, ऐसे, तो देखिए पैरेलल दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो इससे थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है आप लोगों को। ध्यान रखिएगा कि ऐसे डायग्राम बनाते समय C और F का जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए देखिए मैं इस पॉइंट बना रहा हूं, ऐसे बनाओ, देखो ऐसे और ऐसे, आप स्केल एक बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे था, ये ऐसे। तो पहले मैं बताया गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब ऐसे रखते हैं, और एक ऑब्जेक्ट को भेजा मैंने ऐसे, और मैंने कहा चीटिंग लाइन बनाने दीजिएगा, चीटिंग लाइन। तो चीटिंग लाइन बनाने में थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। चलिए अब बनाइए, अब ऑब्जेक्ट को ले जाइए इधर, अब ऑब्जेक्ट को ले जाइए इधर। अब क्या होगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी भाई साहब, तो ये जाएगा आपका फोकस से, और ये टक्कर खाने के बाद इसी पे वापस चली जाएगी। अब ध्यान से देखो, दोनों आपके पैरेलल बनना है, दोनों आपके क्या बनना है, पैरेलल। तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज बनेगा इनफाइनाइट पर। जो इमेज बनने वाला है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और भैया ये नीचे बनना है, ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और बहुत जाकर दूर बनेगा, मतलब हाईली लार्ज होगा, हाईली इनलार्ज्ड। क्या बात है, हाईली इनलार्ज। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो आज मैंने 45 मिनट का वीडियो बना लिया था, लेकिन उसमें क्या हो गया कि ये बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो ओरिजिनल है नहीं, तो मतलब ओरिजिनल नहीं, मतलब एक्टिवेटेड नहीं है, तो वो रुक गया भाई साहब। वो कह रहे थे एक्टिवेट नाउ करो, तो पूरी मेहनत मेरी दोबारा मेहनत करना पड़ा मुझको पूरा। चलिए अब ऑब्जेक्ट रखा है F और C के बीच में, F और C के बीच में, थोड़ा जल्दी बनाते हैं, ये सब आसान है। ये आपका हो गया P, और इमेज ध्यान रखिएगा, जरूर बनाइएगा। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें ये जरूर बोलता है, बोलेगा ऑब्जेक्ट यहां रखा, और खासकर वो ध्यान रखिएगा जो P और F के बीच में रखा था ना, वो बार बार पूछता है। ये आपका हो गया F। अब देखो A ऐसे और ऐसे बराबर बनाएंगे, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। अब ऑब्जेक्ट रखने वाले कहां पर, ऐसे रखेंगे, रखेंगे ऐसे। और मेरी चीटिंग लाइन का ध्यान रखना भैया, मेरी चीटिंग लाइन बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ऐसे बनाता हूं, ओ भाई एक ही बार में परफेक्ट बन गया। चलिए एक लाइट भेजो पैरेलल, एक लाइट भेजो पैरेलल, पैरेलल भेजा, और एक भेजा मैंने चीटिंग लाइन से। देखो पैरेलल भेजेंगे तो क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाने वाली है, इधर, और ये टकरा कर किधर जाने वाली है, इसी पर वापस। भैया 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 बन जाओ। हाँ अब सुनो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हो पाएगा कि नहीं, चलो समझ लेते हैं। इसकी इमेज इधर नहीं बन रही है,
देखिए इसकी इमेज यहां पर बन रही है, कितनी अच्छी बात है भाई साहब। ऑब्जेक्ट कहां पर फॉर्म हो रहा है, सॉरी इमेज फॉर्म हो रही है, बनाते चलिए साथ में। इमेज जो फॉर्म हो रही है, पॉज करिए और बनाइए और देखिए सही बनना है कि नहीं बनना है। जो इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड, और बोल लो भाई साहब इनलार्ज्ड बन रही है। कुछ बातें और कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2/H1। अगर H2/H1 हो गया भाई साहब तो ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव बाई पॉजिटिव आंसर आ जाने वाला है निगेटिव। यानी एक बात समझ में आ गई कि इमेज जब भी वर्चुअल बनेगा तो मैग्निफिकेशन होने वाला है पॉजिटिव, और जब भी रियल होने वाला है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा निगेटिव। अगर मैंने कहीं पर कुछ गलत बोला होगा तो सुन लीजिएगा। वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव, और रियल के केस में जो मैग्निफिकेशन होने वाला है मेरे दोस्त वो होने वाला है नेगेटिव। ठीक है ना। और बात और सुन लो, ये बड़ा ये छोटा है तो फिर बड़ा भाई छोटा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी बनेगी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये मत समझना सर माइनस में तो सर 1 से छोटा हो जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा भाई साहब। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट अगर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, भैया ये हाई प्रिस्क्राइब डायग्राम है, इसके लिए प्लीज स्केल जरूर यूज करिएगा, स्केल जरूर यूज करिएगा आप लोग। ये रहा पोल, ये रहा, अच्छा ऐसे बनाते हैं, ए ऐसे नहीं ऐसे। देखिए ये आपका हो गया फोकल लेंथ, ये होगा आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। अब एक लाइन बना लिया, अब हमें चीटिंग लाइन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर एक लाइट गई पैरेलल और एक लाइट जाने वाली फोकल लेंथ से। अब देख लीजिए आराम से बन जाएगा डायग्राम। बोलो क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो जाएगी फोकस से, ठीक है, और जो भी लाइट इधर जा रही भाई साहब पैरेलल, फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों की इमेज कहां बनना भैया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो जो इमेज बनने वाला है, इमेज बनेगा वो भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, रियल बनेगा खुद मिल रही है, इन्वर्टेड बनेगा, और आगे पता चलेगा कि सेम साइज बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। यानी फिर से वही बात, m की वैल्यू जो आने वाली है H2/H1, H2 निगेटिव में है, H1 लेकिन पॉजिटिव में है, तो मैग्निफिकेशन रियल में है तो निगेटिव होगा, पहली बात। और सुन लीजिए कि ये दोनों सेम हो जाएंगे, कट जाएगा, तो कटने के बाद आंसर क्या आ जाएगा -1। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि निगेटिव होगा और दोनों सेम है तो कट के आंसर कितना आ जाएगा -1। आपसे बार बार पूछेगा भैया कि मैग्निफिकेशन -1 के लिए डायग्राम बनाइए, मैग्निफिकेशन -1 के लिए डायग्राम बनाइए, और ये बोलेगा कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, उनके लिए डायग्राम बनाइए। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पे और इमेज बन रही है सेम लोकेशन पे, तो फोकल लेंथ बताओ। तो भैया अगर ऑब्जेक्ट रखा है 40 पे, इमेज भी 40 पे बनना है, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हमने आपको क्या दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इधर वाली डिस्टेंस लिखा जाता है माइनस में, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2, मतलब -40/2 आंसर आने वाला है -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए भाई साहब। चलिए ऑब्जेक्ट, ये तो आसान हो गया कि ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सबसे आसान मुझको लगता है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं तो इसमें कहीं भी रख के बना देता हूं, है ना। तो ये ऐसे हो गया, एक लाइट जाएगी पैरेलल और एक लाइट जाने वाली है मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओ भैया हैंग मत कर जाना इस बार। ये हो गया इतना। तो यहां पर क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलेगी, फोकल लेंथ पे, और उससे रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी भाई साहब। तो दोनों यहां पर मिल रहे हैं तो इमेज यहीं पर बनेगा। लो भैया, तो इमेज कहां पर बनने वाला है, इमेज बनने वाला है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। रियल बन रहा है, खुद मिल रहे हैं, इन्वर्टेड बन रहा है और छोटा साइज बन रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं डिमिनिश्ड। ओके, चलिए अब ज्यादा ध्यान सुनिए, फिर से वही बात, m बराबर हो गया H2/H1। सर H2 नीचे है तो निगेटिव, H1 ऊपर है तो पॉजिटिव, तो इसका मैग्निफिकेशन निगेटिव आने वाला है। मतलब समझ में आ गई बात कि जब भी रियल होगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव बनेगा। चूंकि H2 यहां पर छोटा है H1 से, तो मैग्निफिकेशन 1 से कम बनने वाला। देखो अभी मैंने बताया कि मैग्निफिकेशन 1 के बराबर जब C पर होगा, 1 से बड़ा जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होगा। और सॉरी, देखिए यहां पर जब था P और F के बीच में,
तो इमेज वर्चुअल बन रही थी और 1 से बड़ा, और जब F और C के बीच में थी तो तब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा लेकिन रियल बन रहा था, और जब C पर था तो मैग्निफिकेशन -1 के बराबर, और जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ध्यान रखिएगा उल्टा नहीं बना, इसी पोजीशन बता रहा हूं, तब इमेज रियल बन रही है लेकिन 1 से कम बन रही है। तो 3 लोकेशन है यहां पर, 3 लोकेशन, ये F, ये C। ध्यान रखिएगा कि यहां पर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा और वर्चुअल, ठीक है, यहां पर मैग्निफिकेशन 1 से भी बड़ा लेकिन रियल, और यहां पर मैग्निफिकेशन -1 और इक्वल, और यहां पर मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा रियल। इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? चलो, अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा इनफाइनाइट पर तो बहुत ही आसान है इसका, तो ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी लाइट आपका इनफाइनाइट से आ रहा है तो सबको पता है कि मिलेगा ये कहां पर, फोकस पर, यानी इमेज बनने वाली है इसकी, इमेज बन रही है, इमेज एट फोकल लेंथ ऑफ प्रिंसिपल फोकस, वो आपकी रियल होने वाली है, इन्वर्टेड दिख नहीं रहा बल्कि भर भी ध्यान रखें, रियल जो होता है वो इन्वर्टेड होता है ऐसा, और इन्वर्टेड होती है, और पॉइंट साइज होती है, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज भाई साहब, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे डायग्राम डिस्कस हो गए। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर देख लीजिए, सेविंग मिरर के फॉर्म में, डेंटिस्ट टूल मिरर, टॉर्च, व्हीकल, हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर फर्नेस। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भाई साहब कि सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, तो आपका यूज होता है कॉनकेव मिरर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आ गया कि कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ है 10, मैं बता चुका हूं कि ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ आता माइनस में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ताकि जो इमेज जो बने वो रियल बने, इन्वर्टेड बने, सेम साइज बने। मैं भी अभी बताया हूं कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तभी इमेज क्या बनेगी, बताओ, सेम साइज बनेगी, सेम साइज बनेगी भाई साहब। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, सेम साइज इमेज बने, भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। अगर फोकस है तो फोकल लेंथ है 10, तो पक्का ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो मेरे ख्याल से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिएगा इस पे, है ना। कई बार सीबीएसई इसमें क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि आपको बता चुका मैं साइन कन्वेंशन के बारे में, कि अगर यहां पर देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट मान लीजिए इसका आ रहा है लेफ्ट से राइट, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट लेते हैं पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला हाइट लेते हैं निगेटिव। भैया इधर उधर कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और एक बात होती है कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, अगर मुझे ए मेजर करना है तो मैं पी से ए करूंगा, अगर मुझे बी मेजर करना है तो मैं पी से बी करूंगा, अगर मुझे सी मेजर करना है तो मैं पी से सी करूंगा, अगर मुझे डी मेजर करना है तो मैं पी से डी करूंगा। और जो डिस्टेंस आप लोग इंसिडेंट के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, इंसिडेंट के डायरेक्शन में करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जो इंसिडेंट के अपोजिट होता है वो नेगेटिव होता है। तो इंसिडेंट के ये जो मेजरमेंट है इंसिडेंट के अपोजिट है तो निगेटिव होगा, ये भी अपोजिट है तो निगेटिव होगा, ये सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, ये मेजरमेंट सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, निगेटिव और पॉजिटिव का खेल। और मैं बता चुका हूं भाई साहब, आप कुछ मत करो, इधर ले लो तो आपका निगेटिव हो जाएगा, इधर ले लेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहां पर है, थोड़ा साइन कर रहा है इसलिए मैंने अलग समझा दिया। और यहां पर देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। यू हमेशा निगेटिव में लिया जाएगा, और इमेज जो फॉर्म होगी बिहाइंड द कॉन, ये सब चीजें मैंने बता दी, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। और मिरर में मैं चलता हूं, डायग्राम कोई सिंपल सा डायग्राम ले लेता हूं। ऐसे ये देखिए पोल, ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइट हो गया ऐसे, एक लाइट ऐसे गया, और एक गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पर वापिस चला जाएगा, है ना। तो ये वाला जाएगा फोकस पे, थोड़ा फोकल लेंथ को इधर ही बना ले, क्या अपने हाथों से बना लेते भैया, हटाओ इसको, ठीक है ना। ये लाइट ऐसे चला जाएगा, या रुक जाओ, तो डायग्राम बेहतरीन बनाते हैं। एक लाइट गई पैरेलल और दूसरी लाइट गई भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसके लिए थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं ये, ठीक है ना। और जो भी लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी वापस चली जाएगी, उसी कहां चली जाएगी भाई, मैंने टाइम किल कर दिया, टाइम किल कर दिया भाई ने इसमें मैंने बच्चों का। चलो इसी पे वापस कर ले रहा हूं।
और ये लाइट इस पे जाके फोकस पे होगी, तो ये इसका इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस बनता है वो इमेज डिस्टेंस, ये होता है इसका फोकल लेंथ। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला। u, v और f में रिलेशन, इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और यहां पर आप देख रहे होंगे ये होता है ऑब्जेक्ट की हाइट और ये होती है इसकी इमेज की हाइट। जो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन भैया बोलिए? हाँ, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान रखिएगा, सर लीनियर क्यों बोल रहे हैं? और भी मैग्निफिकेशन होते हैं, आपके एरियल मैग्निफिकेशन भी होता है, एंग्लो मैग्निफिकेशन भी होता है। तो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। आगे चलकर पता चलेगा कि यही वैल्यू -v/u के बराबर होता है। सर u क्या है? तो u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और v होता है आपका इमेज डिस्टेंस, क्या बात है, और f होता है आपका फोकल लेंथ। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके लिए भैया करते हैं, इसके लिए मैं 3 डायग्राम बना ले रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा रहा, और इसको ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका हो गया पोल, ये हो गया इसका फोकल लेंथ, ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो भैया इसका 3 कॉपी करना है हम लोग को। 3 कॉपी कर ले, 4 कर ले, 4 कर लेते हैं। 1 2, बस इसको देख लेते हैं भैया। तो इसको गायब कर दिया जाए। बहुत गंदा हो गया भाई ये तो। उससे अच्छा तो इधर ही चले गए होते। ये देखो कहां चला गया। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां पर एक लाइट भेजते हैं पैरेलल, इसका सी हट गया भैया। एक लाइट भेजते हैं पैरेलल, ठीक है। तुरंत यहां पर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करो भैया। इस लाइट को ऊपर करें क्या? देखो मजा नहीं आ रहा। हाँ, ये ऐसे देखो, इस डायग्राम को पूरा नीचे करते हैं। क्या भैया? ये रहा। अब देखो यहीं से मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूं? नॉर्मल। तो नॉर्मल जाएगा ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सोचो अगर ये इसका आई है तो पक्का आर इसका इधर होगा, और लगभग ये इसी लाइन में होगा भैया, याद रखिएगा इसी लाइन में होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो अपीयर होता है कि ये फोकस की तरफ से आ रहा है, अपीयर हो रहा है कि ये फोकस की तरफ से आ रहा है। तो जब भी कोई लाइट पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर होता है कि फोकस से आ रही है। अब तो ये हो जाएगा आपका आर। लाइट ऐसे गई, ऐसे जाएगी, तो लग रहा है कि किससे आ रही है? फोकस से, ठीक। अब करते हैं हम लोग, यहां पर एक चीटिंग लाइन खींच लेते हैं, एक फोकल लेंथ से होते हुए, और एक चीटिंग लाइन खींच ले रहे हैं सेंटर कर्वेचर से होते हुए। ऐसा क्यों बताता हूं मैं आप लोगों को? एक रे भेज रहा हूं मैं ऐसे फोकस से, तो लगना चाहिए ना कि फोकस की तरफ जा रही है, ऐसे फोकस की तरफ। तो ये हो जाएगी बिकम्स पैरेलल। बिकम्स क्या हो जाएगी यहां पर? पैरेलल, ठीक है। और अगर मैं कोई लाइट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भेज रहा हूं तो याद रखिएगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, तो लड़की किधर चली जाएगी? आपकी वापिस चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ऐसे करूंगा, मैं सिखा चुका हूं कि इसके केस में ये नॉर्मल होगा और ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, हो जाएगा। मैंने अभी आप लोग बताया है कि ये आपका जहां पर लड़ेगा ये नॉर्मल की तरह होगा। किसकी तरह होगा? नॉर्मल की तरह। ये देखिए नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया, आर हो गया। सर यहां पर भी नॉर्मल खींचना है, ऐसे करके नॉर्मल खींच लो। तो सर ये आपका लाइट इंसिडेंट रे है तो ये हो जाएगा आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये हो जाएगा आर। ओके,
मैंने बताया इसके लिए देखो ये आपका देखिए किससे पास कर रहा है, ये आपका किससे पास कर, देखो एकदम सेंटर से, तो सर ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो ये आपका आई आपका हो जाएगा आर। क्लियर है? और यहां पर तो भैया ये तो खुद ही नॉर्मल है, ये तो खुद ही नॉर्मल के लॉन्ग है, तो यहां पर आई क्या हो जाना है 0, आर क्या हो जाना है 0। बहुत पूछता है इसके बारे में भाई साहब, अगर नहीं क्लियर होगा तो मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तेज चलेंगे, क्वेश्चंस भी करने हैं। यहां पर तीनों के बारे में हमने करा दिया, इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें 2 ही केस होते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा, तब इमेज कहां बनने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि टकरा के इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और दोनों को जब मिलाएंगे भाई साहब पीछे, दोनों को जब मिलाएंगे पीछे, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो एक पॉइंट पर बनेगा। अब वो पॉइंट क्या होगा आपका बताइए, फोकस। तो जब भी ऑब्जेक्ट कहां पर है बताओ, इनफाइनाइट पे है, जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है, और डॉट डॉट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा वर्चुअल, और ये पॉइंट साइज बन रहा है, ये पॉइंट साइज का मतलब होता है हाईली डिमिनिश्ड। भैया हाईली डिमिनिश्ड डी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। ओके, और सबसे ज्यादा मतलब कहीं भी पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी हो, इसके लिए देखा जाए, ठीक है ना। तो एक लाइट बना ले रहा हूं मैं ऐसे, और एक को भेज रहा हूं पैरेलल, और जो ही पैरेलल भेजूंगा मुझे क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए, तो मैं नॉर्मल बना दे रहा हूं भैया, देखो नॉर्मल बना दिया, ठीक। और तो आपको बताइए रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद लड़के इधर चला जाएगा, और लगेगा ये किधर आ रहा है, फोकस की तरफ से, ठीक। अब बोलिए दूसरी ने मान लो ऐसे गई, और टकराने के बाद इधर चली गई। अब जल्दी बताओ कि एक रिफ्लेक्टेड रे आपका टकरा के इधर, और एक रिफ्लेक्टेड रे टकरा के इधर, तो दोनों को हम मिलाएंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, ये भैया तो डॉट डॉट बनना है, दोनों को हम मिलाएंगे। अब लगता है सही से बनाना पड़ेगा इसको, डॉट लेंगे, कौन सा कलर ले लें, रेड। इसको अगर हम पीछे मिलाएंगे ऐसे, और इसको मिलाएंगे हम ऐसे, तो दोनों भी यहां मिलेंगी, और इसका जो इमेज होगा वो ऐसे होगा। इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है बताओ, ये गड़बड़ हो गया, जा भाई, चलो देख लीजिएगा। यहां पर जो इमेज बन रहा है P और F के बीच में बन रहा है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F, ठीक है ना। वर्चुअल बन रहा है, और डिमिनिश्ड बन रहा है, और इरेक्ट बन रहा है। और इसकी खासियत देख लीजिएगा, इसकी खासियत देखिएगा कि देखो m का फॉर्मूला क्या है, H2/H1। सर H2 ऊपर बनना है प्लस, H1 प्लस, तो प्लस 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 आएगा। सर देखो वर्चुअल में तो हमेशा प्लस आ रहा है, लेकिन इसका देखो इमेज छोटा, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो छोटापन बड़ा, आंसर 1 से छोटा आने वाला है। इसका मतलब समझे आप लोग, वहां पर वर्चुअल बन रहा था और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, और यहां पर भी वर्चुअल बन रहा है 1 से छोटा। क्लियर ना। मैंने बोला इमेज 2 गुना बना, देखो m क्या बताता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से कितने गुना। मैंने बोला इमेज 2 गुना, मतलब वर्चुअल इमेज 2 गुना कौन बना सकता है, कॉनकेव। मैंने बोला कि वर्चुअल इमेज हाफ, छोटा कौन बना रहा है, कॉन्वेक्स। तो ऐसे समझेंगे। क्लियर है। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने बोला कि वर्चुअल इमेज बन रही है 2 टाइम्स, तो बोलेंगे MQLU +2। मैंने बोला रियल इमेज बन रही 2 टाइम्स, तो MQLU क्या बोलोगे, -2। अगर मैं बोल दिया कि वर्चुअल इमेज बन रही हाफ, तो MQLU +½ तो देखो बेटा, ये आपका बनाएगी कॉनकेव मिरर, और ये भी आपका कॉनकेव मिरर, लेकिन ये केवल कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसे पहचानेंगे। ऐसे क्वेश्चन भरे हुए भाई साहब कि बताओ मैग्निफिकेशन +3 है, तो बताओ नेचर ऑफ मिरर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे भैया प्लस में है, बड़ा है, +3 का मतलब 3 गुना, इसका मतलब आपका कॉनकेव है। मैंने बोला वर्चुअल बनना है और 1/3 बनना है, वर्चुअल है दोनों बना सकते हैं, लेकिन छोटा बन रहा है तो कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा। क्या बात है, 54 स्लाइड हो गया भैया। इसका यूज होता है रियर व्यू मिरर में और सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में, है ना। चले आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे।
तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो ये वर्चुअल इमेज है ना, ये कौन वर्चुअल इमेज, देखो u इधर है, u माइनस, इसका फोकल लेंथ इधर है प्लस, सो इमेज इसका इधर है प्लस। तो जब जब रियल होगा मेरे भाई, जब जब रियल इमेज होगा तब तब इमेज इधर बनेगी और v होगा माइनस, और जब जब वर्चुअल इमेज होगा तो इमेज होगी इधर और v बनेगा पॉजिटिव, v बनेगा पॉजिटिव। तो देखिए यहां पर है कुछ, ये साफ साफ दिख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज होगा तो v प्लस में होगा। देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस है कितने पर, ओहो ये ऑब्जेक्ट की साइज है भैया 5 सेंटीमीटर, और ये रखा कितने पर है 10 पर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। मैं बता चुका हूं कि f बराबर r/2 होगा। अब चूंकि r इसका इधर, फोकल लेंथ भी इधर, तो प्लस में बनेगा, तो 30/2, आंसर कितना आ जाएगा 15। अब अपने पास u है, अपने पास f है, मेरे ख्याल से आपको निकालना नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। नेचर का मतलब होता है कि रियल की वर्चुअल, पोजीशन मतलब v की लोकेशन, हाइट ऑफ इमेज मतलब आपको h2, इतनी चीजें निकालनी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रखते हैं मिरर फॉर्मूला, 1 में f बराबर 1 में v प्लस 1 में u। फोकल लेंथ है 15, मुझे v चाहिए, u आपका है मेरे ख्याल से -10, और 1/15 1/v माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसको उधर ले आओ, तो 1/15 प्लस 1/10, और ये हो जाने वाला है मेरे ख्याल से v, और इधर एलसीएम लोगों 30, 15 2 10 3 तो 1/5, तो v की वैल्यू आ जाने वाली है 6 सेंटीमीटर। क्या बात है, इमेज बनेगी 6 सेंटीमीटर पर। अब आइए, m का फॉर्मूला होता है, ये हमने निकाल लिया इसका पोजीशन, m का फॉर्मूला होता है h2/h1, सर यही इक्वल होता है -v/u के लिए। तो मुझे h2 चाहिए, h1 क्या है 5, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट है 5, -v, सर v है आपका +6, u है सर आपका -10, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, 5 2 10, और 2 को 6 से काटेंगे तो h2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट था 5, इमेज बन रहा है 3, साफ साफ दिख रहा है ना यहां पर कि इमेज छोटी बनेगी भाई साहब, और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर आपका इमेज बनाती है वर्चुअल इमेज। तो नेचर भी आपका मेरे ख्याल से हो गया। तो लीजिए यहां पर यह लेक्चर समाप्त होता है, और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा बेटा। चलते हैं फिर, बाय बाय।